हेलो एवरीवन। 2 हफ्ते पहले मुझसे किसी ने पूछा था कि भाई आर्सेनल को सबसे ज़्यादा चैलेंज कौन सी टीम करेगी। क्या वो यूनाइटेड होगी, क्या वो लिवरपूल होगी। लिवरपूल जो पिछली बार चैंपियनशिप जीती थी, मैनचेस्टर यूनाइटेड जो पिछली बार थर्ड फिनिश हो रही थी, जिसने माइकल कैरिक के आने के बाद सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इकट्ठे किए थे, या कोई और टीम होगी। तो तब से मैं यही कह रहा हूँ कि भाई मेरे हिसाब से तो सिटी और चेल्सी यही दो ऐसे क्लब हैं जो आर्सेनल को एक्चुअली चैलेंज कर सकते हैं। उसमें भी मेरे हिसाब से इस समय चेल्सी ज़्यादा अच्छी पोजीशन पे है चैलेंज करने के लिए, क्योंकि मैनचेस्टर सिटी के पास जहाँ पे ये एक बहुत बड़ा वॉइड है कि बर्नार्डो सिल्वा एक तो उनके पास गए हैं, रॉड्री गए हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल पेप गार्डियोला गए हैं। जब हमने हिस्टोरिकली अगर आप देखें फुटबॉल में, तो एक चीज़ बहुत एविडेंट है कि जब भी कोई टॉप मैनेजर, कोई ऐसा मैनेजर जाता है जो बहुत सालों से एक क्लब के साथ जुड़ा है, तो उसमें ड्रॉप ऑफ ज़रूर आता है। हमने ये एलेक्स फर्गसन के साथ देखा, ये हमने आर्जन वेंगर के साथ देखा, और पिछले साल कुछ हद तक हम ये कह सकते हैं कि हमने आर्ना स्लॉट के साथ भी देखा, क्योंकि जब वो टाइटल जीते थे तो वो मोर और लेस पूरी यॉर्गन क्लॉप की टीम थी। जब उन्होंने टीम चेंज करने की कोशिश की तो हमने देखा कि कैसे ड्रॉप ऑफ आया। और इन सारे मैनेजर्स की लिस्ट में पेप गार्डियोला तो एक ऐसे हैं जो इन सारे से भी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थे इन टर्म्स ऑफ टैक्टिक्स ऑन द पिच। जहाँ ये सारे मैनेजर्स और चीज़ें भी देखते थे कि भाई ट्रांसफ़र बिजनेस में क्या हो रहा है, मीडिया से कैसी बातें हो रही हैं, स्टेडियम में क्या टिकट्स हैं, क्या आपको स्टेडियम और ज़्यादा एक्सपैंड करना है, ये सब चीज़ें भी देखते थे। पेप गार्डियोला वाज सो ऑब्सेस्ड विद टैक्टिक्स एंड द प्लेयर्स ऑन द पिच कि भाई उन्होंने तो जिस हिसाब से अपनी टीम को ड्रिल किया होगा, उनके जाने के बाद एक ड्रॉप ऑफ तो लाजमी है। इसलिए मेरे हिसाब से कोई भी मुझसे पूछ रहा था 2-3 हफ्ते से, तो मैं यही कह रहा था कि भले ही लोग कहें कि भाई वो पिछली बार 10th फिनिश की थी, लेकिन चेल्सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आर द क्लोजेस्ट चैलेंजर्स टू आर्सेनल। अब उसका रीज़न भी है। जो लोग कह रहे हैं कि भाई 10th से आप कैसे कह सकते हैं कि सीधे टाइटल के लिए कोई चैलेंज कर लेगा या क्लोजेस्ट चैलेंजर होगा, तो देखिए, टाइटल के लिए चैलेंज करना इसका मतलब ये नहीं कि टाइटल जीतेगी, लेकिन सेकंड पोजीशन पे मेरे हिसाब से जो आएगी वो मेरे हिसाब से चेल्सी होगी। और टीमों के साथ और ज़्यादा डाउट है। अब मैं पॉइंट वाइज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि क्यों मेरे हिसाब से द नियरेस्ट चैलेंजर्स टू आर्सेनल चेल्सी होगी। सबसे पहला पॉइंट, देखिए, जब भी आपको टाइटल जीतनी होती है, ये मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है, तो आपको एक स्क्वाड डेप्थ चाहिए होती है। जहाँ चैंपियंस लीग या कोई कप कंपटीशन जीतने के लिए आपका फर्स्ट 11 बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि कोई कप कंपटीशन का मान लीजिए क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, फाइनल है, तो उसमें मोर और लेस आपका फर्स्ट 11 ही खेलेगा अगर इंजरी नहीं हुई या फॉर्म बहुत ख़राब नहीं है तो। लेकिन जब आप चैंपियनशिप जीतना चाहते हैं, जब आप प्रीमियर लीग जीतना चाहते हैं, तो आपको 38 मैच में कंसिस्टेंसी चाहिए। उसमें आपके पास इंजरीज भी होंगी, उसके बाद उसमें ऐसा भी होगा कि प्लेयर्स सेंड ऑफ होंगे, सस्पेंड होंगे, तो वहाँ पे आपको एक अच्छा स्क्वाड चाहिए, ताकि मान लीजिए छोटी टीम है तो आप अपने बड़े प्लेयर्स को रेस्ट कर दें, और जब आप रेस्ट करें तो जो प्लेयर्स आए उसमें बहुत बड़ा ड्रॉप ऑफ ना हो। अगर आप किसी एक प्लेयर को रिप्लेस कर रहे हैं किसी दूसरे प्लेयर से, तो ऐसा ना हो कि कोई एक 95 आउट ऑफ 100 है तो दूसरा सिर्फ 80 आउट ऑफ 100 है, तब आपकी टीम में बहुत बड़ा ड्रॉप ऑफ आएगा। तो वहाँ पे प्रीमियर लीग जीतने के लिए आपको स्क्वाड डेप्थ चाहिए, लेकिन चैंपियंस लीग जीतने के लिए आपका फर्स्ट 11 अच्छा होना चाहिए। अब क्यों, जैसे मैंने बताया पहला पॉइंट कि क्यों चेल्सी सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट चैलेंजर्स होगी, क्योंकि चेल्सी के पास एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मेरे हिसाब से एटलीस्ट 22-23 ऐसे प्लेयर्स हैं, इफ़ नॉट 25, जो एक्चुअली फर्स्ट 11 के पार्ट हो सकते हैं। जहां लिवरपूल या मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास ये प्लेयर्स सिर्फ 14 या 15 ही हैं। तो बिकॉज चेल्सी के पास वो डेप्थ है अलॉन्ग विद सिटी, इसलिए मुझे लगता है क्योंकि इनके पास हर पोजीशन पे एटलीस्ट एक या दो प्लेयर्स हैं जो इनके फर्स्ट 11 को रिप्लेस कर सकते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से वो स्क्वाड डेप्थ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम चेल्सी को ज़्यादा फेवरेट्स बनाती है टू बी द फर्स्ट कंटेंडर चैलेंजिंग आर्सेनल। जहाँ लिवरपूल और यूनाइटेड अगर ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले और प्लेयर्स खरीदती है, तो भले ही मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बदलूँ, लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जो चेल्सी की स्ट्रेंथ एंड डेप्थ है वो शायद इस समय लिवरपूल और यूनाइटेड से आगे है, ऑलमोस्ट सिटी के बराबर है। इसलिए मुझे लगता है पहला पॉइंट क्यों चेल्सी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ज़्यादा बड़ी चैलेंजर्स हो सकती है आर्सेनल के लिए। सेकेंड पॉइंट, देखिए, अगर आप चेल्सी की फर्स्ट 11 देखिए, स्ट्राइकर हैं जॉ पेड्रो, आपके लेफ्ट विंगर हैं मॉर्गन रॉजर्स, राइट विंगर हैं कोल पामर, पीछे आपके पिछले मैच में रीस जेम्स खेले थे सेंटर मिडफील्ड में, अगर उन्हें हटा के आप मोसेस कैसीडो को भी ले आते हैं, लाविया खेले थे, जो जो लोग रोमियो लाविया से वाकिफ़ नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि भाई ये प्लेयर शायद उतना टॉप नहीं है, मेरे हिसाब से इस प्लेयर की जो सीलिंग है, जो पोटेंशियल है, वो मोसेस कैसेडो से भी ज़्यादा है। मैंने 2 महीने पहले वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद शायद एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बोला था कि भाई आर्सेनल को अगर मिडफील्ड में कोई डिस्ट्रॉयर चाहिए तो उन्हें शायद रोमियो लाविया के लिए जाना चाहिए, क्योंकि चेल्सी से हर साल वो कोई ना कोई प्लेयर तो खरीदते ही हैं। बट
इस बार मुझे लगता है कि रोमियो लाविया को चेल्सी में ही बहुत ज़्यादा चांसेस मिलेंगे, और रोमियो लाविया की पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे लगता है कि शायद इस बार मिडफील्ड में हमें उन्हें ज़्यादा देखने को मिले। तो अब ये देखिए, जॉ पेड्रो, मॉर्गन रॉजर्स, कोल पामर, हर आदमी कह रहा है कि प्रीमियर लीग में ये फ्रंट थ्री किसी भी और टीम से शायद बेहतर है। शायद सिटी की ही फ्रंट थ्री है जो इसको चैलेंज कर सकती है, और मैं इस बात से अग्री करता हूँ भाई। जॉ पेड्रो शायद हालैंड से थोड़ा कम है, लेकिन प्रीमियर लीग में शायद टॉप 3 स्ट्राइकर्स में तो आएंगे ही मेरे हिसाब से। अगर आप मुझसे पूछें तो ह्यूगो एक्टिके के बाद थर्ड नंबर पे शायद मैं जॉ पेड्रो को रखूंगा, तो ये प्रीमियर लीग में टॉप 3 पे हैं। रॉजर्स लेफ्ट विंग में अगर आप खिलाते हैं, पिछले सीजन अगर उनका आप देखें किस हिसाब से गया, और ये लेफ्ट विंग नहीं है, ऑलमोस्ट एज अ लेफ्ट अटैकिंग मिडफील्डर है, क्योंकि जावी अलोंसो 2 नंबर 10 के साथ खेलते हैं। तो मॉर्गन रॉजर्स उस पोजीशन पे मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग में फ्रॉम द लेफ्ट साइड राइट फुटेड अटैकिंग मिडफील्डर, उस पोजीशन पे मेरे हिसाब से प्रीमियर लीग में टॉप हैं। अगर टॉप नहीं है तो टॉप 2 में होंगे, लेकिन ही इज़ वेरी क्लोज टू द टॉप मेरे हिसाब से। राइट फुटेड अटैकिंग मिडफील्डर अगर आप मुझसे पूछें कौन सा ऐसा है जो उनसे ऊपर आएगा, तो शायद ही मैं कोई नाम ले पाऊँ, इसलिए मुझे लगता है रॉजर्स अपनी पोजीशन पे बेस्ट है। फिर कोल पार्मर ऑपोजिट विंग पे ऑलमोस्ट एज अ राइट अटैकिंग मिडफील्डर है, तो वो अपनी पोजीशन में, मतलब उनसे बेटर इस समय कौन है? मेरे हिसाब से कोई नहीं है। तो जब आपका फ्रंट थ्री मोर और लेस अपनी अपनी पोजीशन पे टॉप है या टॉप 2 में है, सो इट शोज़ कि भाई आपके पास क्या पोटेंशियल है। फिर पीछे जाते हैं तो रीस जेम्स, अगर वो राइट विंग खेलते हैं तो उनसे बेटर राइट विंगर नहीं है। सेंटर मिडफील्ड में जैसे मैंने बोला, मोसेस काइसेडो, रोमियो लाविया, ये 2 ऐसे हैं, अगर ये प्रीमियर लीग में बेस्ट नहीं है तो टॉप 2 या टॉप 3 में तब भी हैं। मेरे हिसाब से आर्सेनल के आप ब्रूनो गिमरेश और डेक्लन राइस को भले ही बोल सकते हैं कि इनसे बेटर हैं, लेकिन ये लोग भी उनके साथ compete करेंगे। तो अगर ये टॉप नहीं है तो टॉप 2 में। तो जब आपके पास 6 ऐसे प्लेयर्स हैं, 6 मतलब 11 में से मोर देन 50% अगर आपके पास प्लेयर्स ऐसे हैं जो प्रीमियर लीग में टॉप 2 या 3 में हैं, तो ऑब्वियसली जब 60% आपकी टीम 99% ऑफ द टीम से बेटर है, तो आपको टाइटल के लिए आप बोल सकते हैं कि वो चैलेंज करेंगे। और इसलिए ये मेरा दूसरा पॉइंट है कि आपकी 60% ऑफ द टीम इज़ बेटर देन मोस्ट ऑफ द प्रीमियर लीग, इसलिए मेरे हिसाब से दूसरा ये पॉइंट है कि ये चैलेंज करेंगे। तीसरा, जो लोग बोल रहे हैं कि भाई 10th के बाद सीधे चैलेंज करना बहुत मुश्किल है, तो मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि भाई लास्ट बार जब चेल्सी टाइटल जीती थी तो उस समय भी वो 10th से फर्स्ट आई थी। अब उस समय भी उनके पास कौन सी फॉर्मेशन उन्होंने खिलाई थी? 3-4-2-1। इस बार भी जो उनके जो मैनेजर हैं वो कौन सी फॉर्मेशन खिला रहे हैं? 3-4-2-1। इसीलिए मैंने दोनों टीमें यहाँ पे साइड बाय साइड लगाई हैं। एक टीम लेफ्ट साइड पे जो है वो है जो इस साल की चेल्सी की लाइनअप है, और राइट साइड पे वो लाइनअप है जो चेल्सी ने 2016-17 में जब टाइटल जीता था तब की लाइनअप है। अब सिर्फ फॉर्मेशन सेम होना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि आपके पास उसी इल्क के प्लेयर्स हैं कि नहीं, उसी फैब्रिक के प्लेयर्स हैं कि नहीं। क्योंकि काफ़ी बार अगर आप डिफरेंट फॉर्मेशंस देखें या आप किसी फॉर्मेशन पे डिफरेंट प्लेयर्स देखें, तो सबका पोटेंशियल अलग हो सकता है, ऑल्सो सबका वे ऑफ थिंकिंग अलग हो सकता है, सबका इंटरप्रिटेशन ऑफ दैट रोल अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें, जितने भी प्लेयर्स हैं, हम लोग अगर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, उस समय स्ट्राइकर थे डिएगो कोस्टा, जो एक मेनेस थे भैया, अपने डिफेंडर्स को एक मोमेंट का भी रेस्ट नहीं लेने देते थे, प्रेस बहुत हाई करते थे, ही वॉज अ न्यूसेंस। और यहाँ पे जॉ पेड्रो शायद उतनी बड़ी न्यूसेंस नहीं है, लेकिन प्रेस वैसे ही करते हैं, टेक्निकली बहुत अच्छे हैं। और पेस ना डिएगो कोस्टा का कोई 95 आउट ऑफ 100 था, ना जॉ पेड्रो का कोई 95 आउट ऑफ 100 है, लेकिन टेक्निकलिटी बहुत अच्छी है। अपने विंगर्स को गेम पे लाते हैं, वो जॉ पेड्रो भी लाते थे, डिएगो कोस्टा भी लाते थे, तो वो एक सेम इल्क के प्लेयर हो गए, सेम फैब्रिक से बने हुए प्लेयर हो गए। शायद जॉ पेड्रो थोड़ा इतने दूसरे टीम को फ्रस्ट्रेट नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा फाउल नहीं करते हैं, उतना ज़्यादा जिसे कहते हैं ना शिट हाउसरी, उतना नहीं करते हैं। लेकिन जॉ पेड्रो वो वहाँ पे जो लैक करते हैं वो शायद अपनी टेक्निकल प्राउस में मेकअप कर लेते हैं। तो डिएगो कोस्टा, पेड्रो, दोनों ऐसे प्लेयर जो अपने विंगर्स को गेम प्ले लाएंगे, मिडफील्ड को लाएंगे और डिफेंडर्स के लिए एक न्यूसेंस होंगे। फिर लेफ्ट विंग में उस समय थे ईडन हैजार्ड, यहाँ पे है मॉर्गन रॉजर्स। ईडन हैजार्ड और मॉर्गन रॉजर्स, अब आप देखिए, दोनों ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके पास ये एबिलिटी है कि वो सिंगल हैंडेडली मैच खुद जितवा सकते हैं। अब लेफ्ट विंगर दूसरे तरह के भी हो सकते हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि दोनों ऑलमोस्ट सेम टाइप के हैं? क्योंकि आपके पास इस हिसाब से भी लेफ्ट विंगर हो सकते हैं जैसे गैब्रियल मार्टिनेली हैं, जो जनरली कोशिश करते हैं कि भाई आउटसाइड जाएं और वहाँ से क्रॉस करें। जबकि ईडन हैजार्ड और मॉर्गन रॉजर्स में, क्यों मैं बोल रहा हूँ, थोड़ी बहुत सिमिलरिटी है, क्योंकि दोनों ये चाहते हैं कि कट इन साइड करके और शॉट लें। दोनों ये चाहते हैं कि खुद वो किलर बने, खुद वो मेन मैन बने टीम का। जबकि और तरह के जो लेफ्ट विंगर हो सकते हैं वो ये हो सकते हैं जो सिर्फ फैसिलिटेटर हों, जो सिर्फ ये सोचें कि भाई हम दूसरे को फीड करने के लिए ज़्यादा देखेंगे। तो वहाँ पे इन दोनों की भी प्रोफाइल मोरलेस सेम है।
राइट विंग में जहाँ पे वहाँ पे पेड्रो थे, यहाँ पे पेड्रो, ये जॉ पेड्रो से कंपेयर ना करिएगा, ये पेड्रो वो जो बार्सिलोना के लिए भी खेले थे, यहाँ पे राइट विंग पे खेल रहे थे। यहाँ पे कोल पामर है। कोल पामर और पेड्रो दोनों के साथ, ये कोल पामर के साथ शायद और ज़्यादा कि भाई आप अटैकिंग जो चेल्सी का मोरलेस जितना भी प्ले है, तो आपको असिस्ट भी देना है और आपको एक तरह से गोल थ्रेट भी रहना है। तो जहाँ मैं इसे ऐसे देखूंगा कि जहाँ उस चेल्सी टीम में एडन हजार्ड वो क्रिएटिव बर्डन ले रहे थे, यहाँ पे शायद इस विंग से आएगा कोल पामर की तरफ से। लेकिन अगर आप ये कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री देखें तो उस फ्रंट थ्री से काफ़ी मिलता जुलता है। फिर अगर आप मिडफील्ड में देखें तो देखिए, जब आप 3-4-2-1 खिलाते हैं तो आपके जो दो मिडफील्डर होते हैं बीच में, उनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो जहाँ उस टीम के पास, जो चेल्सी की टीम 2016-17 में लास्ट बार जीती थी, जो पिछली बार जैसे मैंने बताया कि भाई वो भी 10th फिनिश की थी, उसके बाद आके सीधे टाइटल जीती थी, और इस चेल्सी में क्या सिमिलैरिटी है, तो भाई उस टीम में जो दो लोग एंटोनियो कॉन्टे जो फेवर करते थे, वो थे नेमानिया मैटेज और कांटे। देखिए अब क्यों मैं बोल रहा हूँ ये टीम भी उससे काफ़ी सिमिलर है, क्योंकि मिडफील्ड में दो आदमी जब आप खिला रहे हैं, तो जो इंटरप्रिटेशन ऑफ रोल है, जिस हिसाब से प्लेयर आप सिलेक्ट करते हैं, वो आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेयर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। आप एक जावी हर्नांडेस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एक रॉड्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एक फैब्रेगास भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आप एक ब्रूनो फर्नांडिस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और टीलेमेंस भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो वो चेल्सी टीम जीती थी, उनके पास दो एक्चुअल डिस्ट्रॉयर्स थे। नेमानिया मैटिच डिफेंसिवली बहुत अच्छे, हाइट थी, किसी भी कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं होगा उस समय प्रीमियर लीग में जो उन्हें फिजिकली बुली करते, और उनके साथ पार्टनर करते थे कांटे, वो भी डिफेंसिवली ही बहुत अच्छे थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत अच्छा फैसिलिटेटर था या कोई बहुत ही अच्छा प्ले मेकर फ्रॉम डीप था, दोनों फिजिकल डिस्ट्रॉयर्स थे। और जावी अलोंसो का पहले मैच में हमने देखा, रोमियो लाविया, रीस जेम्स, दोनों फिजिकली इम्पोजिंग है, दोनों ऑलमोस्ट एज अ डिस्ट्रॉयर खेल रहे थे। रीस जेम्स अगर राइट बैक में शिफ्ट होते हैं, तो यहाँ आएंगे मोसेस कैसेडो और लाविया, वो दोनों भी फिजिकल हैं, वो दोनों भी मिडफील्ड डिस्ट्रॉयर्स हैं। तो सिमिलैरिटी आपको यहाँ भी देखने को मिल रही है। इसलिए शायद एंजो फर्नांडिस को बेचने की भी बात हो रही है। शायद जावी अलोंसो के प्लान्स में ये है कि भाई उन्हें वहाँ पे मिडफील्ड 2 में डिस्ट्रॉयर्स ही चाहिए, उन्हें भी फैसिलिटेटर्स नहीं चाहिए। जिसने भी एंटोनियो कॉन्टे की वो चेल्सी टीम फॉलो की होगी, वो जानते होंगे कि फैब्रेगास, जिसे प्रीमियर लीग का वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स बोलते हैं, उन्हें एंटोनियो कॉन्टे ने काफ़ी फॉर मेजोरिटी ऑफ द सीजन बेंच पे बिठाया था। अगर चेल्सी ट्रेल कर रही होती, अगर उन्हें गोल चाहिए होता था, तो ही फैब्रेगास को वो पिच पे लाते थे। तो शायद यहाँ जावी अलोंसो का भी यही कहना है कि भाई हमें जो हमारे मिडफील्ड में दो लोग होंगे वो डिस्ट्रॉयर्स होंगे, वो हम नहीं चाहते कि भाई कोई फ्लेयर प्लेयर्स हों, कोई ऐसे प्लेयर्स हों जिन्हें फिजिकली डोमिनेट कर लिया जाए, और जो मेरा अटैकिंग प्राउस रहेगी, जो मेरी अटैकिंग इंटेंट रहेगी, वो बस मेरे फ्रंट थ्री पूरा करेंगे। फिर अगर हम विंग बैक्स में आते हैं, तो उस टीम में राइट विंग बैक खेलते थे विक्टर मोजेस, यहाँ पे पिछले मैच में खेले थे मालो गुस्टो। अगर वो नहीं खेलते हैं तो हो सकता है जेम्स यहाँ आएंगे, कैसेडो वहाँ जाएंगे। तो विक्टर मोजेस भी बहुत फास्ट थे। विक्टर मोजेस एक विंगर थे जिन्हें यो एंटोनियो कॉन्टे ने शिफ्ट किया था एज अ राइट विंग बैक। तो यहाँ पे भी आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जब आप विंग बैक खिलाते हैं जिसके पास अबिलिटी ऑन बॉल बहुत ज़्यादा हो, जिसके पास स्पीड हो, और जो अटैकिंग वाइज और डिफेंसिव वाइज दोनों कंट्रीब्यूट कर ले। और उस सेंस में मेरे हिसाब से गस्टो और जेम्स दोनों आइडियल प्लेयर हैं। अगर बात हो रही है कि गस्टो शायद राइट बैक खेलते हैं, वो शायद बेच भी दें, सिटी भी उनके लिए जा सकती है, और रीस जेम्स यहाँ खेलते हैं, तो भाई रीस जेम्स से बेटर विंग बैक आपको क्या मिलेगा? डिफेंसिवली बहुत सॉलिड है, और जो उनके पास एबिलिटी ऑन द बॉल है वो सेकेंड टू नन है। लेफ्ट विंग बैक चेल्सी में उस समय मार्कोस अलोंसो खेलते थे। अब मार्कोस अलोंसो उस समय ऑन हिज एबिलिटी ऑन द बॉल वो सेकेंड टू नन। डिफेंसिवली शायद वो आए एज अ डिफेंडर ही थे, लेकिन डिफेंसिवली काफ़ी बार उनकी प्रेजेंस इतनी अच्छी नहीं होती थी, काफ़ी बार वो अपने मैन को लूज़ कर लेते थे। और चेल्सी उस समय जो गोल्स कंसीड करते थे उसमें काफ़ी बार ये होता था कि मार्कोस अलोंसो अटैकिंग वाइज ज़्यादा कॉम्पनसेट करते थे, डिफेंसिवली कभी कभी लैक कर जाते थे। यहाँ भी अगर आप देखें, पिछले मैच में जेराल्ड हेटो खेले थे, लेकिन जेराल्ड हेटो ज़्यादा डिफेंसिवली कंट्रीब्यूट करेंगे, जहाँ उस टीम में मार्कोस अलोंसो अटैकिंग वाइज ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते थे। शायद जावी अलोंसो यहाँ चाहते हैं कि उन्हें लेफ्ट विंग बैक पे एक ऐसा आदमी चाहिए जो डिफेंसिवली ज़्यादा सॉलिड हो, क्योंकि ये टीम नई है, क्योंकि ये टीम अभी इतनी वेल जेल्ड नहीं है। तो हो सकता है वो ये सोच रहे हो कि भाई डिफेंसिवली ज़्यादा अच्छा प्रेजेंस हो, या सिर्फ ये हो सकता है कि हैटो एक टेम्प्रेरी अरेंजमेंट है, अभी उन्हें शेवलियर भी खरीदे हैं तो शायद उन्हें खिलाएं। या हो सकता है पलेस्ट्रा जो जनरली एक राइट विंग बैक है, हो सकता है उनसे बोलें कि भाई आप इन्वर्टेड विंग बैक की तरह खेलें और लेफ्ट विंग बैक में खेलें। तो वो अभी इंटरेस्टिंग होगा देखना। लेकिन प्रोफाइल्स अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट सबकी मिलती जुलती हैं। फिर अगर आप तीन जो डिफेंडर्स उस समय थे उनसे अगर आप कंपेयर करें, तो देखिए
उस टीम में थे डेविड लुइस जो बॉल पे बहुत अच्छे थे। यहाँ पे वो रोल कॉलवेल फुलफिल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें कॉलवेल बॉल पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे डेविड लुइस थोड़ा रैश थे, काफ़ी बार ऐसे डिसीजन लेते थे जो शायद डिफेंसिवली इतने अच्छे नहीं होते थे। कॉलवेल के साथ भी वो है कि भाई कभी कभी वो डिफेंसिवली लैक कर सकते हैं। उनको इसलिए कॉम्प्लीमेंट करते थे गैरी केल जो बहुत ही अश्योर्ड थे। यहाँ पे इसलिए शायद लक्रॉ को खरीदा गया है ताकि वो एक ऐसी टीम से आए हैं जो डिफेंसिवली बहुत अच्छी मानी जाती थी, तो वो शायद कॉलवेल को कॉम्प्लीमेंट करने आए हैं। साथ ही साथ उस टीम में एस्पिलिक्वेटा ऑलमोस्ट एज अ थर्ड डिफेंडर खेलते थे, तो यहाँ पे एचिम्पोंग को आपने देखा। तो तीनों अगर आप डिफेंडर्स की प्रोफाइल देखें, एस्पिलिक्वेटा जनरली उससे पहले राइट बैक या लेफ्ट बैक खेलते हुए आए थे, उस सीज़न ही उन्हें सेंटर डिफेंस में भेजा गया था। तो यहाँ पे एचिम्पोंग पिछले सीज़न थोड़े बहुत मैचेस खेले हैं, लेकिन ही इज़ स्टिल अ यंगस्टर। तो जहाँ उस टीम में एस्पिलिक्वेटा उस पोजीशन पे बहुत सालों से नहीं खेले थे, वो जनरली लेफ्ट बैक या राइट बैक थे। यहाँ पे एचिम्पोंग उस पोजीशन पे खेले हुए हैं, लेकिन एक्सपीरियंस उतना नहीं है। लेकिन अगर आप प्रोफाइल हर प्लेयर की देखें तो ऑलमोस्ट मोर और लेस बहुत ज़्यादा आपको ड्रॉप ऑफ नहीं दिखेगा। ऐसा नहीं दिखेगा कि भाई वो टीम कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी इस टीम से। द मेजर इशू इज़ जहाँ पे मेरे ख्याल से टाइटल जीती या हारी जा सकती है, उस टीम के पास थे टीबो कोर्टवा, जो उस समय भी शायद वर्ल्ड के वन ऑफ दी बेस्ट गोलकीपर्स थे। शॉट स्टॉपिंग में तो ही हैज़ बीन फैंटास्टिक थ्रू आउट, जबकि इनके पास है रॉबर्ट सैंचेस। अब सैंचेस के साथ इशू क्या है, या किसी भी ऐसे गोलकीपर के साथ इशू क्या है, मान लीजिए 38 मैच में 36 मैच अच्छे खेलते हैं, मैं मान लेता हूँ कि ये बहुत ही इनकी कंसिस्टेंसी इंप्रूव हो गई है। बस 2 मैचों में ऐसा होता है कि ये या तो एक मैच ड्रॉ हो जाता है इनकी वजह से, एक मैच ये हार जाते हैं, तो टोटल 5 पॉइंट ड्रॉप हुए। वहीं आर्सेनल की अगर आप टीम देखें, उनके पास मान लीजिए डेविड राया हैं जो जनरली जो मैच हारना भी है, मान लीजिए सिर्फ 2 मैचों में वो ऐसा करते हैं कि जो मैच हारना था वो जितवा देते हैं, जो ड्रॉ करना था उसको भी जितवा देते हैं। तो 5 पॉइंट जहां यहाँ पे आपकी वजह से, सांचेस की वजह से आपकी टीम ने ड्रॉप किए, वहां पे डेविड राया की वजह से 5 पॉइंट आर्सेनल ने जीत लिए, जो बहुत ही फीजिबल है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जो गल्फ इन क्लास है बिटवीन सांचेस और डेविड राया, तो मैंने तो सिर्फ 38 में से 2 ही मैच बोला है, अल्टीमेटली तो इससे ज़्यादा ही होगा। लेकिन अगर सिर्फ 2 मैच का ही एग्जाम्पल लें, फिर भी ये पॉइंट स्विंग देखिए, 10 पॉइंट्स का पॉइंट स्विंग हो गया। जितने पॉइंट्स चेल्सी को जीतने थे उससे वो -5 हुई, जितने पॉइंट्स आर्सेनल को जीतने थे उससे वो +5 हुई। 10 पॉइंट का पॉइंट स्विंग, मतलब ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले, ऑन द बैलेंस ऑफ आउट प्लेइंग देयर ओपोनेंट्स एंड विनिंग पॉइंट्स, मतलब दूसरी टीम को हरा के जितने पॉइंट्स लेंगे, उस हिसाब से चेल्सी को एटलीस्ट 12 पॉइंट्स मोर देन आर्सेनल चाहिए होंगे, तब वो इस गैप को भर पाएगी। तो क्या चेल्सी के पास इतना लीवे है, क्या इतनी अच्छी टीम है चेल्सी की कि ऑन द बैलेंस ऑफ प्ले वो 12 पॉइंट्स और ले पाए आर्सेनल से? वो मेरे हिसाब से शायद नहीं है। शायद इसलिए ये एक पोजीशन है जिसकी वजह से चेल्सी थोड़ा लैक कर सकती है, क्योंकि गोलकीपर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन वर्ल्ड फुटबॉल। आपको जिस हिसाब से अपना पोजीशन रखना है, जिस हिसाब से आपको प्ले फ्रॉम द बैक करना है, किसी भी मैनेजर की जो फिलॉसफी है वो उसके गोलकीपर से ही आजकल स्टार्ट हो रही है। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपका गोलकीपर बहुत ही यूनिडायमेंशनल हो। इसलिए मुझे लगता है कि क्या अभी जैसे ट्रांसफर विंडो में 3-4 दिन बचे हैं और हम देख रहे हैं कि एस्टन विला ने एमिलियानो मार्टिनेज को, एक तरह से ये हो गया है कि भाई वो छोड़ के जाएंगे, क्योंकि मार्टिनेज का भी वहाँ पे दिल भर गया है, और बात हो रही है कि सिर्फ 10 मिलियन में वो मिल सकते हैं। तो क्या, जब आपने इतना पैसा ट्रांसफर विंडो में खर्च किया है, अभी बात हो रही है कि आप जैक्सन को भी बेचने वाले हैं, अभी बात हो रही है आप लियम डिलाप को भी बेचने वाले हैं, तो क्या सिर्फ 10 मिलियन रिस्क की तरह है? मान लीजिए आपको नहीं लगता है कि मार्टिनेज बहुत अच्छा इंप्रूव करेंगे, बहुत ज़्यादा कुछ करेंगे, लेकिन एज अ रिस्क की तरह ही आप 10 मिलियन खर्च कर दीजिए। क्या पता उस 10 मिलियन की वजह से ही आप टाइटल में और ज़्यादा चैलेंज कर पाएँ। वो एक गैप अगर आप पूरा कर लेते हैं तो इस टीम में ऐसी कोई मेजर कमियां नहीं है जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ यहाँ बैठ के कि भाई ये टीम हारेगी। और दूसरा, जो लोग कहते हैं कि भाई चेल्सी बहुत अच्छे प्लेयर्स बेचती है, मतलब प्लेयर्स की क्वालिटी की नहीं, वो कहते हैं कि भाई द प्राइस जो चेल्सी लाती है वो बहुत अच्छा है। उसका रीज़न ये है कि प्लेयर्स भी बहुत अच्छे हैं भाई। अगर आप अभी जैक्सन को बेच रहे हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई जैक्सन तो बेकार प्लेयर है, जैक्सन ऐसे हैं वैसे हैं। अभी मान लीजिए जैक्सन एस्टन विला जाते हैं, जो बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से आप लोग खुद देखेंगे कि इस सीज़न मेरे हिसाब से निकोलस जैक्सन अगर एस्टन विला के लिए सही पोजीशन पे खेलते हैं तो टॉप 5 स्ट्राइकर्स में रहेंगे, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ हिज मूवमेंट। अगर लेफ्ट से आते हैं तो भी हिल बी वन ऑफ द बेस्ट विंगर्स, अगर स्ट्राइकर खेलते हैं तो हिल बी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर्स। आई रेट हिम सो हाईली। तो अगर इतना अच्छा प्लेयर है, अगर मेरे हिसाब से वो टॉप 5 में आ रहे हैं, तो जिस हिसाब से उनको प्राइस मिल रहा है, ये जो चेल्सी के प्लेयर्स बेचे जा रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं कि बहुत महंगे बेच ले रहे हैं, इन सब के पास एक्चुअली क्वालिटी बहुत है।
ये 10th फिनिश की, उसकी वजह से मल्टीपल रीजंस थे भाई उसके। आप कह सकते हैं बीच में मैनेजर हटाया, दूसरा मैनेजर आया, वो चला नहीं चला, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी गिनाया, चेल्सी के पास 6 ऐसे प्लेयर्स फर्स्ट 11 में तो हैं ही जो प्रीमियर लीग के किसी भी टीम में जाएंगे टॉप 1 टॉप 2 में होंगे। उसके अलावा जो बाहर बैठे हैं जैसे एस्टोवाओ हैं, पेड्रो नेटो हैं, अभी एंजो फर्नांडिस बेचते हैं नहीं बेचते हैं वो हो गए, मतलब मल्टीपल एटलीस्ट आपके पास विंग्स पे इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ स्ट्राइकर, आपने वेलबेक को लिया, हेंडरसन को लिया, मिडफील्ड, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। जो आपकी थोड़ी बहुत वीकनेस है वो डिफेंस है और सबसे बड़ी वीकनेस है वो गोलकीपर है। तो उसकी वजह से आप भले ही थोड़ा बहुत पीछे हों, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप देखें तो ये चेल्सी टीम इतनी कमज़ोर है नहीं जितना लोग कह रहे हैं। और जैसे मैंने आपको लोग कंपैरिजन बताया कि उस चेल्सी टीम से काफ़ी कुछ मिलती जुलती है। तो क्या इस बार चेल्सी के पास चांस है? दूसरा अगर आप देखें कि भाई जावी अलोंसो का रिकॉर्ड पिछली बार रियल मैड्रिड में बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन उससे पहले बैन लेवरक्यूजन को म्यूनिक के अगेंस्ट जितवाया भाई, अनबीटन रहे, तो बड़ा अचीवमेंट है। तो हो सकता है कि भाई पिछला सीज़न अच्छा नहीं गया हो, लेकिन मैनेजर में थोड़ा बहुत दम तो हो गई ना। अब 1-2 महीने में और पता चलेगा कि कैसे खिला रहे हैं। दूसरा, आप लोग को गेम एक ही बार खेलना है, हफ्ते में 1 गेम वीक है आपका ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ पे आर्सेनल है, सिटी है, इन लोग को 2-2 3-3 गेम हो सकता है खेलने पड़े एक हफ्ते में, आप लोग को एक ही खेलना है। तो ये भी एक मेजर एडवांटेज है। इन सब की वजह से आई थिंक इट्स वेरी लॉजिकल टू से कि चेल्सी के पास चांस रहेगा कि ये सेकंड आ सकती है। हाँ, सिटी इनको चैलेंज करेगी, लेकिन मेरे हिसाब से लिवरपूल और यूनाइटेड अगर ऑल प्लेयर्स नहीं खरीदती है तो चेल्सी इज़ अहेड ऑफ बोथ देम। बाकी इसलिए मुझे लगता है कि ये शायद आर्सेनल के नियरेस्ट चैलेंजर्स हो। अब आप लोग बताइए, आपके हिसाब से क्या चेल्सी ही सबसे नियरेस्ट चैलेंजर्स होगी या आपके हिसाब से कोई और टीम है जो आर्सेनल को सबसे क्लोजेस्ट रैंक करेगी? प्लीज़ डू कमेंट एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।